सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पढ़ेंगे। उसका जो सिद्धांत होता है डी ब्रोगली, उसका सिद्धांत पढ़ेंगे और उस सिद्धांत के आधार पर उस तरंग की क्या क्या विशेषता होती है और प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, न्यूटन ने ये कहा था कि प्रकाश जो होता है वो कण के रूप में चलता है। न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत प्रतिपादन किया था कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, जिसको हम कणिकाएं कहते हैं। उसके बाद हाइगन आया। हाइगन ने ये बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में चलता है। न्यूटन कहता है कि प्रकाश कण के रूप में चलता है और हाइगन क्या कहता है कि प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में चलता है। फिर 1924 में डी ब्रोगली आया। इनके द्वारा ये बताया गया है कि यदि कोई कण है, वो कण यदि गतिशील है तो उसके साथ तरंग हमेशा जुड़ी रहती है, एसोसिएट रहती है, संलग्न रहती है। क्या कहा? यदि कोई कण है, पार्टिकल्स है, तो उस पार्टिकल के साथ में वेव ऑलवेज एसोसिएट। कब? जब वो पार्टिकल क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन में होगा तब। तो डी ब्रोगली का जो सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ, यदि कोई भी कण हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई सा भी कण हो, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है, जुड़ी रहती है। इसे हम डी ब्रोगली तरंग या प्रकाश की द्वितीय प्रकृति कहते हैं या द्रव्य तरंग भी कहते हैं। इसको हम मैटर वेव भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी को क्या नाम दे दिया? द्रव्य तरंग भी कहते हैं, द्रव्य तरंग, मैटर वेव, या प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, द्वैल नेचर, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, द्वैल नेचर, जिसको हम कहते हैं प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, या फिर डी ब्रोगली तरंग बोलते हैं। डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं इसी को। ये सब नाम एक ही, ध्यान रखना। तो द्रव्य तरंग या प्रकाश की द्वितीय प्रकृति या डी ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं? तो प्रश्न ये एक ही है कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है। उस तरंग को हम डी ब्रोगली तरंग या प्रकाश की द्वितीय प्रकृति कहते हैं, या उसी को हम बोलते हैं द्रव्य तरंग भी कहते हैं, मैटर वेव भी उसी को कहते हैं। अब इसकी गणितीय व्याख्या करने के लिए अपने क्या किया है कि जो हमने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ रखा है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ये हमने माना, प्लांक ने ये माना कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के पैकेट्स, बंडल के रूप में चलता है और उन ऊर्जा के बंडलों को हम फोटान कहते हैं। ऊर्जा के जो बंडल होते हैं उसको क्या नाम दे दिया? फोटान। क्या है? फोटान। फोटान क्या है? प्रकाश जो होता है छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में चलता है। उन पैकेट्स को, उन बंडल को हम फोटान कहते हैं। और एक फोटान की जो एनर्जी होती है E, वो होती है h न्यू के बराबर होती है। E इक्वल टू होता है h न्यू के बराबर होती है। अब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हमने, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध हमने पढ़ा था। यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान m हो और यदि प्रकाश का वेग c हो, तो आइंस्टीन के अनुसार जो E होता है वो mc² के बराबर होता है। और प्लांक के अनुसार यदि किसी कण का, पार्टिकल का द्रव्यमान m हो और उसकी आवृत्ति, यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो, तो प्लांक कहता है E इक्वल टू h न्यू होता है। ये किसके अनुसार? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E इक्वल टू h न्यू होता है। और आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध के अनुसार E बराबर mc का स्क्वायर होता है। तो दोनों की इक्वेशन मालूम होना चाहिए। प्लांक की इक्वेशन है, प्लांक के अनुसार फोटान की ऊर्जा E इक्वल टू h न्यू, और यदि मान लो कोई कण है, पार्टिकल्स है, तो आइंस्टीन के अनुसार इसकी जो ऊर्जा होगी वो E इक्वल टू mc का स्क्वायर होगी। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अपने को निकालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रकाश के साथ में क्या होती है? एनर्जी होती है। और वो एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, उनकी कुछ एनर्जी होती है। तो दोनों फार्मूले से हम दोनों के इक्वेशन को इक्वल कर देंगे कि आइंस्टीन कहता है कि बराबर mc² होता है
और प्लांक का क्या था, इक्वल टू एच न्यू होता है। दोनों ये भी है और ये भी समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड के इक्वल है, इसलिए राइट हैंड के भी इक्वल हो जाएगा। तो एम सी स्क्वायर इधर एम सी स्क्वायर इधर एच न्यू है, तो एम सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एच न्यू के इक्वल हो जाएगा, एच न्यू के इक्वल। तो यहाँ से हम एम का मान निकाल लेंगे, एम इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू बाई सी का स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया, मास निकाल लिया। क्या करना है, हमको दो इक्वेशन लेना। कौन सी? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E इक्वल टू एच न्यू होता है और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से E बराबर एम सी का स्क्वायर होता है। दोनों E वाली इक्वेशन है, दोनों को इक्वल कर दो तो एच न्यू एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा या एम इक्वल टू एच न्यू बाई सी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम का मान आ जाएगा। यहाँ से एम का मान ये हमने निकाल रखा। अब अपने को संवेग निकालना, मोमेंटम। तो संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल टू होता है एम इंटू सी, एम इंटू सी होता है। द्रव्यमान संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। यहाँ पर वेग हम लेंगे c, जो कि प्रकाश का वेग कहलाता है। c जब भी आए तो प्रकाश का वेग हम लेते हैं। तो P इक्वल टू होता है एम इंटू सी होता है। अब m का मान हमने निकाला था, ये m का मान हमने रख दिया, इस m की जगह m का मान रख दें तो P इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, m की जगह रख दो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, एक सी से एक सी कट जाएगा तो P इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू बाई सी आ जाएगा। ये न्यू है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना। न्यू जो होती है वो आवृत्ति कहलाती है और इसको अपन न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू ग्रीक शब्द वी नहीं है, न्यू है, एच न्यू बाई सी। एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो P इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू बाई सी। तो अब यहाँ एच न्यू बाई सी जो होता है, और हमने तरंग वाली इक्वेशन जो तरंग दे रही है और क्या नाम उसका, स्पीड, चार, वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी, तीनों के बीच एक इक्वेशन हमने सिद्ध कर रखी है, v इक्वल टू एन लेम्बडा या c इक्वल टू न्यू लेम्बडा। एक इक्वेशन होती है c इक्वल टू न्यू लेम्बडा। तो ये c की जगह न्यू लेम्बडा रख देना तो क्या आ जाएगा, p इक्वल टू h को ऐसे लिखो, h न्यू को ऐसे लिखो ऊपर, तो c की जगह न्यू लेम्बडा रख दो, न्यू लेम्बडा, सॉरी न्यू लेम्बडा रखना, न्यू लेम्बडा, क्योंकि c इक्वल टू होता है न्यू लेम्बडा। इस c की जगह इस c का मान न्यू लेम्बडा रख दो, क्योंकि इक्वेशंस होती है हमारे पास, उसको करेक्ट कर लो। नीचे अपान में c है, ये c है, इस c की जगह क्या रख देंगे, न्यू लेम्बडा, न्यू लेम्बडा। तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा तो p इक्वल टू आ जाएगा h अपान लेम्बडा, या लेम्बडा को इधर कर दो, लेम्बडा इक्वल हो जाएगा h अपान p। तो ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहलाती, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ कहलाती। और यदि अपन सीधी पार्टिकल की बात करते हैं, किसी भी मास पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m हो और उसकी वेलोसिटी v हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेम्बडा इक्वल टू h। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग होता है संवेग का सूत्र, ध्यान रखना। मोमेंटम का p इक्वल टू mv होता है, जब भी p आए mv लिख लो। तो इस तरह से वेवलेंथ लेम्बडा इक्वल टू हो जाएगा h अपान mv। h प्लांक नियतांक कहलाता है, प्लांक का कांस्टेंट कहलाता है। इसका जो मान होता है वो मान अपने को मालूम होना चाहिए, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। h इक्वल टू होता है, या मैं लिख देता हूँ 6.6 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकंड। ये प्लांक नियतांक का मान होता है जूल इंटू सेकंड। और इसकी जो विमा होती है, डायमेंशन होती है, वो कोणीय संवेग की विमा के बराबर होती है। एक बात ये भी नोट कर लेना, क्योंकि कंपटीशन में पूछी जाती है प्लांक नियतांक की विमा किसके समान होती है, तो वो विमा और कोणीय संवेग की विमा, इसके प्लांक नियतांक की विमा और कोणीय संवेग की विमा, दोनों की विमा सेम होती है, ध्यान रखना। और इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड होता है। अब इस तरह से अपने को प्लांक डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य किसको कहेंगे, या द्रव्य तरंग किसको कहेंगे, या प्रकाश की ज्योति प्रकृति किसको कहेंगे। तो प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है, उस तरंग को हम डी ब्रॉगली की तरंग या द्रव्य तरंग या फिर प्रकाश की ज्योति प्रकृति कहते हैं। यदि कण है तो उसके साथ तरंग जुड़ी रहेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन एक कण है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कण है, लेकिन डेविसन जर्मर का एक प्रयोग है, उस प्रयोग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग से मुड़ जाता है, जब किसी क्रिस्टल के पास जाता है तो क्या होता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है, मुड़ जाता है। तो मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी वो,
कण या तरंग प्रकृति कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन कण है, लेकिन जब वो किसी पार्टिकल्स के पास जाता है, जैसे आपने रदरफोर्ड प्रकीर्णन पढ़ा होगा, उसमें भी क्या होता है कि अल्फा कण जो होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो कण है लेकिन वो क्या होता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है, विवर्तन हो जाता है। विवर्तन का गुण तरंग में पाया जाएगा, ध्यान रखना। तो कण है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो मुड़ जाता है। मुड़ जाता मतलब कौन सी प्रकृति होगी इसकी, तरंग की। फोटॉन विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। फोटॉन क्या है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन वो किसके रूप में चलता है, कण के रूप में, पैकेट्स के रूप में चलता है, लगातार नहीं निकलते। प्लांक कहता है कि पैकेट से निकल रहे हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसको हम फोटॉन कहते हैं, लेकिन वो फोटॉन बंडल के रूप में चलता है। बंडल मतलब कण के रूप में चलता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन वो कण के रूप में चलता है। इलेक्ट्रॉन एक कण है, लेकिन वो मुड़ जाता है, मतलब तरंग के रूप में चलता है। उसका व्यवहार तरंग के रूप में भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि कोई कण गतिशील है तो प्रत्येक कण, गतिशील कण के साथ एक तरंग जुड़ी रहेगी, संलग्न रहेगी। उसको हम डी ब्रोगली की तरंग या द्रव्य प्रकृति कहते हैं, मैटर वेव बोलते हैं, उसको हम द्रव्य तरंग कहेंगे, या प्रकाश की द्योति प्रकृति कहते हैं। और इसका फार्मूला कैसे डिराइव करना, एक प्लांक का सूत्र E=hν, प्लांक के अनुसार E=hν, और आइंस्टीन के अनुसार E = mc का स्क्वायर। दोनों को इक्वल करके m का मान निकाल लेना। फिर संवेग का फार्मूला लगाना, मोमेंटम P = mv, m × c। यहाँ ध्यान रखना, P = m × c, P × m × c। c प्रकाश का वेग। यदि हम सामान्य कण की बात करते हैं, v भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा P = mv कण के लिए। ये भी फोटॉन की बात करें इसलिए c ले रहे हैं। तो ये m का मान यहाँ से रख देना, और ये c से c कैंसिल हो जाएगा, P = hv/c आ जाएगा। अब c की वैल्यू क्या होती है, c = न्यू लैम्ब्डा होती है। ध्यान रखना कि वेग, आवृत्ति और तरंग दोनों में, तीनों में रिलेशन होता है। c = न्यू लैम्ब्डा। तो इस c की जगह न्यू लैम्ब्डा रख देना, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। तो P = h/λ आ जाएगा। लैम्ब्डा को इधर ले लो, P को नीचे ले आओ, तो लैम्ब्डा = h/p या P = mv होता है, मोमेंटम का फार्मूला। तो इस तरह से डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की स्थापना हो जाएगी। फिर इसके यदि मान लो पूछी जाती है इसकी क्या क्या विशेषता होती है, तो पहली विशेषता यही होती है कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ में क्या होती है, तरंग संलग्न रहती है, जिसको हम द्रव्य तरंग कहते हैं। यदि कोई कण है तो उसके साथ तरंग हमेशा जुड़ी रहेगी, उसको हम द्रव्य तरंग कहते हैं। दूसरा, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। जहाँ हवा नहीं है, वैक्यूम है, वहां पे भी क्या कर सकती है, जा सकती है, चल सकती है। वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, मेटर वेव, ध्यान रखना। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, निर्वात में भी गमन कर सकती है, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक संलग्न जुड़ी रहती है, और सभी प्रकार के गतिशील कणों में पाई जाएगी, ध्यान रखना। और इनका जो होता है भौतिक स्वरूप नहीं होता, फिजिकल कोई इसका स्वरूप नहीं होगा। तो इस तरह से इनकी विशेषता यदि आती है कि द्रव्य तरंग की क्या विशेषता होती है, विशेषता अपने को मालूम होना चाहिए कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कि निर्वात में भी गमन कर सकती है, प्रत्येक कण के साथ ही हमेशा संलग्न रहेगी, जुड़ी रहेगी, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। अब यदि अपने सूत्र के माध्यम से देखें गुण, इस सूत्र के माध्यम से देखो, पहला क्या रखा है कि सूत्र से देखते हैं कि कण का भार अधिक होने पर, भार मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान अधिक होगा तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भार अधिक होने पर, तरंग दैर्ध्य अधिक होने पर क्या हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य छोटी हो जाएगी। m का मान यदि ज्यादा है, मतलब द्रव्यमान यदि ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो रहा है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिन कणों का भार अधिक होता है, व्यवहार में हम ही ले लें, हमारा भार ज्यादा होता है, हम जब गतिशील होते हैं तो हमारे साथ भी संलग्न तरंग जुड़ना चाहिए, पीछे तरंग बनना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अपने को दिखाई नहीं देती। क्यों, क्योंकि हमारा भार ज्यादा है, हमारा द्रव्यमान अधिक है, और द्रव्यमान यदि अधिक होगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, तरंग बहुत छोटी बनेगी, है ना। इस तरह से जो तरंग होती है, एक तरंग बनती है इस तरह से, ऐसी बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, दिखाई नहीं देती, बनती है लेकिन इतनी छोटी होती है वो दिखाई नहीं देती। क्यों छोटी होती है, क्योंकि द्रव्यमान यदि अधिक हो जाएगा तो तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी दिखेगी, अपने को दिखाई नहीं देती है। इसलिए व्यवहार में हमारे पीछे कोई तरंग दैर्ध्य बनती हुई दिखाई नहीं देती है। कण सब गतिशील है, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य अपने को दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या लिखेंगे कि व्यवहार में द्रव्यमान अधिक होता है, और द्रव्यमान अधिक होने पर उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, इसलिए वो अपने को आंख से दिखाई नहीं देती है। पहला पॉइंट ये होगा, द्रव्यमान अधिक तो तरंग दैर्ध्य कम। तो हमारा यदि कोई क्वेश्चन आता है कि व्यवहार में अपने को तरंग दैर्ध्य क्यों नहीं दिखाई देती है, जबकि वो हम गतिशील होते हैं, तो इसका कारण लिखना
कि व्यवहार में जो जैसे मनुष्य होता है उसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और द्रव्यमान अधिक होने से उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और कम हो जाएगी तो अपने को दिखाई नहीं देगी। थर्ड सेकंड क्या, यदि वेग अधिक है तो क्या होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाएगी, वेग का मान अधिक होगा तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाएगी। ध्यान रखना, जब कोई कण स्थिर अवस्था में है तो उससे संबंध तरंग दैर्घ्य शून्य होगी। यदि v का मान 0 होगा, यदि गतिशील ही नहीं है स्थिर अवस्था में, तो कण कण रहेगा और तरंग तरंग रहेगी। तरंग कब बनेगी, जब कोई कण गतिशील है। यदि इलेक्ट्रॉन है और स्थिर है तो केवल कण रहेगा, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन यदि गतिशील हो जाता है तो कण की तरह और तरंग की तरह दोनों की तरह वो व्यवहार करने लगता है। तो ये विशेषता अपने को मालूम होना चाहिए। तो ये हमारे पास डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है और इसकी कुछ विशेषता यहाँ पे भी दे रखी, ध्यान रखना। डी ब्रोगली जो तरंग दैर्घ्य होती है आवेश पर निर्भर नहीं करती है, पॉइंट ये नोट कर लेना। इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स, वो किसी चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी कोई सा पार्टिकल, उसके बीच तरंग हमेशा बनेगी ही। यदि पार्टिकल रेस्ट में तो क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ इनफाइनाइट दिखेगी नहीं अपने को, रेस्ट में होगा, तभी अपन ने यहाँ पढ़ा है। तो ये हमारे पास डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से संबंधित कुछ एक्सप्रेशन है, ये अपने को मालूम होना चाहिए और इसको अपने को डेराइव करते आना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।